नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कुछ टर्म सेट के बारे में, जो वो टर्म जो था वो था एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्च, नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्च, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्च, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्च, इक्वल सेट, समान समुच्च, इक्विवेलेंट सेट, बराबर समुच्च। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसमें ये हो गया था, मुझे जो है इक्वल सेट का जो डेफिनेशन कहना चाहिए था वो मैं इक्विवेलेंट सेट का जो डेफिनेशन कहना चाहिए था वो मैं इक्वल सेट में कह दिया था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इक्वल सेट का मतलब होता है वह सेट, इक्वल सेट का मतलब होता है वह सेट जिसमें अगर मेरे पास कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं लिखता रहता हूँ, ए कोई सेट दिया हुआ है ए बी सी, कोई सेट दिया हुआ है ए जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी, और दूसरा कोई सेट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बी ए सी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है ए बी सी, जो भी अवयव है वो सेट बी में मौजूद है। सेट ए का हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव सेट बी में मौजूद है, भले वो आगे पीछे लिखा हो। इसको अगर सजा के लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो भले वो आगे पीछे लिखा हुआ हो तो ठीक है, लेकिन हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि सेट ए इक्वल टू सेट बी है। सेट ए इक्वल टू सेट बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट बी है। आप देख सकते हैं कि जो सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए में जो एलिमेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं सेट ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। सेट बी में कितना एलिमेंट है, कितना तत्व है, कितने अवयव हैं, तो सेट बी में भी 3 अवयव है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितने अवयव, जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में है, जो कि 3 है। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं, बराबर समुच्चय भी कह सकते हैं। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया था, तो इसके लिए आप यहाँ से देखकर आप अपना जो डेफिनेशन है उसको आप सुधार सकते हैं। मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। होता है कि कभी कभी इंसान से गलती हो जाता है। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ ये जो भी टॉपिक है इसका उदाहरण करने के बाद, इसका उदाहरण एग्जाम्पल करने के बाद हम आगे जो भी सेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है छोटा छोटा, जैसे सब सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सिंगलटन सेट कल छूट गया था, तो आज हम सिंगलटन सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगलटन सेट जो भी है उससे जो भी रिलेटेड उससे उदाहरण है, एग्जाम्पल है, परिभाषा है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं मिटाकर इरेज कर फिर मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का और नॉन एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए, एम्प्टी सेट में वो सेट होता है जिसमें आपको कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हो, कोई भी तत्व नहीं दिया हो, वैसे सेट को, वैसे समुच्चय को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। उसमें कोई भी एक भी अवयव नहीं दिया हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेट है ए, कोई सेट है ए, और एम्प्टी सेट को हमेशा हम क्या से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। आपका कोई दिया हुआ है, कोई सेट ए है x कॉलन x, जो कि क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x का जो कंडीशन दे रखा है वो आपका 3 और 2 के बीच में दे रखा है, 3 और 2 के बीच में दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 और 3 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 और 3 के बीच में है। आता है संख्या पर वो क्या होता है, डेसिमल में चला जाता है, फ्रैक्शन में चला जाता है, दशमलव में चला जाता है और भिन्न में चला जाता है। तो वैसे सेट को क्या करेंगे, ये सेट क्या है, ये सेट को हम पाई सेट कहेंगे, वाइड सेट कहेंगे। इसमें कोई भी तत्व आपको नहीं मिलेगा, कोई भी एलिमेंट आपको, अवयव आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा सेट दिया है P, उसमें लिखा हुआ है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू होल नंबर, x कॉलन x
बिलोंग्स टू होल नंबर और कंडीशन दे रखा है x 0 से छोटा और -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। तो आपको कोई भी सेट आपको दिख रहा है, -1 ले लीजिए। आपको होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से 0 1 2 3 4, वो वैसी सेट को हम वैसी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी सेट आपको मिलेगा वो आपको -1 और 0 के बीच में लिखा हुआ है, तो हमें ऐसा कोई सेट ही नहीं मिलेगा जो आपको होल नंबर देगा। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, डी भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा। कोई सेट आपका दिया हुआ है सी, जिसमें बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए x colon x, x is the state of India, x is the state of India। क्या है, मतलब x जो है एक क्या है, एक राज्य है, किसका, भारत का। x क्या है, एक राज्य है भारत का, और कंडीशन दिया हुआ है x जो है वो x जो है वो बांग्लादेश है, x क्या है, वो बांग्लादेश है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है क्या कि x का कंडीशन जो x दे रखा है वो एक भारत का राज्य है और x दे रखा है वो बांग्लादेश है। तो ऐसा इस स्टेट में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हमें बोल रहा है कि वो तो भारत की राज्य है लेकिन हमें बांग्लादेश दे रखा है, तो इस तरह का जो सेट होता है उसे हम क्या कहेंगे, 5 सेट कहेंगे, या नल सेट कहेंगे, या नल सेट, या फिर नल या वाइड सेट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट पे। नॉन एम्प्टी सेट में आपको ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई सेट है, अगर आपके पास कोई सेट है उसमें मिनिमम कम से कम ऐसा कोई वैल्यू दिया हो, ऐसा कोई अवयव दिया हो, ऐसा कोई एलिमेंट दिया हो जिसके बारे में हमें पता चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट। जैसे कंडीशन दे रखा कि कोई एक सेट है, वो x कॉलन x इज अ अल्फाबेट लेटर, अल्फा, ठीक है, अल्फाबेट लेटर, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो भी सेट आएगा वो ए से लेके जेड तक आएगा। इसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें इस सेट के अंदर एक भी अवयव जीरो नहीं है, एक भी अवयव जीरो नहीं है। इसमें हमें पता चल रहा है कि इस सेट के अंदर कोई ना कोई अवयव, कोई ना कोई एलिमेंट दिया हुआ है। मान लीजिए दूसरा कोई एग्जांपल ले लिए कि x कॉलन x और x दे रखा है इज अ प्राइम नंबर। x क्या है, एक प्राइम नंबर है और x का जो कंडीशन दे रखा है वो 10 से छोटा है। तो x का क्या हो जाएगा, आपका x कॉलन x क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 10 से छोटा क्या होता है, अभाज्य संख्या 10 से छोटा जो अभाज्य संख्या आपका होता है वो 1 होता है, सॉरी 2 3 5 7, ये क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो हमें इस सेट में इस अवयव में हमें यह मिल रहा है कि 2 3 5 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 10 से कम है। तो इसमें हमें जो भी अवयव की संख्या कुछ न कुछ अवयव की संख्या दे रखी है, इसलिए हम इस सेट में क्या कहेंगे, यह एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, आगे ले लीजिए एग्जांपल। अगर आप लेते हैं कि x कॉलन x इज अ होल नंबर, और x का कंडीशन दे रखा है 0 से 10 के बीच में, तो आप क्या करिएगा, 0 भी और 10 के भी, 0 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो C एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए यहाँ पे जो दोनों पे इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे है x की मान 0 से बड़ा और बराबर है, यहाँ पे x की मान 10 से छोटा और बराबर है, तो 10 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो इस तरीके का जो भी एग्जांपल होता है, जो भी सेट है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ न कुछ अवयव की मात्रा है, कुछ न कुछ एलिमेंट दे रखा है, उसे हम क्या कहेंगे,
नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। कल इस पे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन के बारे में। आज हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं और आगे पढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के सेट में। क्योंकि देखिए फाइनाइट में क्या होता है, एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का जिक्र किया गया है, इसलिए हम एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका उदाहरण कर समझ रहे हैं। अब जो है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो एग्जाम्पल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, देखिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए लेट ए कोई सेट दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9 10। इस सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट दे रखा है, कुछ न कुछ एलिमेंट दे रखा है और हम काउंट करके बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट दे रखे हैं, कितने एलिमेंट दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे काउंट करके क्लियरली काउंट करके बता सकते हैं कि जो सेट ए है उसमें अवयवों की मात्रा कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अवयवों की मात्रा कितनी है 7। तो हम काउंट कर सकते हैं अप टू 7 के बाद हम रुक गए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एक फाइनाइट सेट है, यह एक क्या है परिमित समुच्चय है। इसकी रेखाएं क्या है, सीमाएं क्या है बंधी हुई है। ये 7 तक, इसके साथ क्या हुआ, अब आगे इसमें कोई सेट नहीं दिया, इसमें कोई अवयव नहीं दिया, कोई एलिमेंट नहीं दिया, इसलिए हम आगे 7 के 12 के आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए हम अपने से नहीं बढ़ सकते जब तक कि सवाल में ना दिया हो। दूसरा सेट दिया है कि मान लीजिए कोई सेट है सेट ऑफ वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल। हमें पता है कि वॉवेल कितने होते हैं 5 होते हैं, हमें पता है कि सेट वॉवेल कितना होता है 5। तो हम क्या करेंगे ए ई आई ओ यू। अब वॉवेल की संख्या कितनी होती है 5, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो सेट ऑफ वॉवेल है उसमें कितनी संख्या है 5। तो हमें पता चल रहा है कि सेट में कितनी संख्या है 5, ठीक है। अब हम बोल देंगे कि सेट ऑफ फिंगर इन अ हैंड, सेट ऑफ फिंगर इन अ हैंड, हमारे हाथ में कितना फिंगर है 5 फिंगर। सेट ऑफ फिंगर इन आवर बोथ हैंड 10। सेट ऑफ फिंगर इन आवर बोथ लेग 10। तो कितना हो जाएगा, हमारे पैर में कितने उंगली है 10 है, हमारे पास कितने कान है 2, हमारे पास कितने नाक है 1। अगर इस प्रकार का सेट होता है, इस प्रकार का सेट होता है, तो अब जैसे इस बोल दिया गया कि भारत राज्य में कोई एक सेट है, उसमें बोला गया है कि भारत राज्य में कितने राज्य हैं, भारत देश में कितने राज्य हैं, भारत देश में कितने राज्य हैं। तो जितने भी राज्य हैं आपको 1 से लेकर जितने भी राज्य हैं वो आपको काउंट करके लिखना होगा। और ऐसा तो नहीं है कि भारत देश में जितने भी 38 राज्य जो भी राज्य है उसमें आप बढ़ा के लिख सकते हैं, नहीं वैसा नहीं है। तो जितने भी राज्य हैं उसका एक सेट क्या कहलाएगा फाइनाइट सेट कहलाएगा। लिखा हुआ है कि कोई सेट है जिसमें लिखा हुआ है कि x कॉलन x क्या है इंटीजर है, x क्या है सॉरी जेड, हाँ जेड क्या होता है इंटीजर, जेड क्या होता है इंटीजर और x का मान दे रखा है x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 0। x स्क्वायर घटाओ 36 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, x स्क्वायर इक्वल टू 36 x स्क्वायर। अब 36 जब रूट लगाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस रखते हैं, x बराबर आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस 6। तो एक कोई सेट है सी कोई सेट है उसमें क्या लिखा हुआ है -6 और +6। एक कोई सेट है जिसमें लिखा हुआ है -6 और +6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्लस इसमें छुपा हुआ रहता है। तो इसमें सेट सी में कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है 2। तो हमें पता चल रहा है कि सेट सी में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। आ रहा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 इज एन इनफाइनाइट सेट। अब आपके पास 2 कोई सेट है उसमें लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई n और जो n है वो आपका 1 2 3 4 क्या दे रहा है n जो है आपका नेचुरल नंबर है। n क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, आप जितना गुना करते जाओ 2 का गुणनफल निकालते जाओ, आप निकालते निकालते थक जाओगे लेकिन ये गुणनफल निकलना बंद नहीं होगा, इसलिए ये क्या एक इनफाइनाइट सेट है। आगे देखा है सेट ऑफ ऑल स्टार इन द यूनिवर्स। आपको बोला गया है कि आप ब्रह्मांड के बाहर जाओ, ब्रह्मांड के बाहर जाओ मतलब पृथ्वी के बाहर जाओ और पृथ्वी के बाहर जो भी तारा है सबको काउंट करके लाना है। तो गैलेक्सी जो ब्रह्मांड है हमारा उसमें इतने तारे हैं, इतने ज़्यादा तारा है तो उसको गिनते गिनते आप थक जाओ लेकिन तारा का गिनती नहीं थकेगा, इसलिए वो सेट क्या कहलाएगा
इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तीसरा सवाल दिया है ईच ऑफ सेट n मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, z मतलब इंटीजर पूर्णांक, q मतलब आपका होता है रेशनल नंबर, और r मतलब रियल मतलब वास्तविक संख्या है। तो बोल रहा है कि ईच ऑफ सेट n मतलब नेचुरल नंबर, z इंटीजर, q रेशनल नंबर और r रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण संख्या का प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक शुरू होता है। इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, 0 और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये भी एक क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, रेशनल नंबर है। आपके पास ऑप्शन है, आप कितना भी रेशनल नंबर लिख सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आप कितना भी रेशनल नंबर लिख सकते हो। आप लिखते लिखते आप थक जाओगे, लेकिन रेशनल नंबर का वो जो p/q का फॉर्म है, p/q का रूप है, वो नहीं थकेगा। बस जहाँ पे p/q का फॉर्म होना चाहिए, p/q का रूप होना चाहिए, पर p/q का रूप होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे रूप को क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। उस रेशनल नंबर को हम कितना भी आप चाहो, माइनस में, प्लस में, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आप लिख सकते हो। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। आपके पास जितना भी नंबर है, इस दुनिया में जितना भी नंबर है, वो सारी क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। आप लिखते लिखते आपका जो भी सेट है उसमें जितनी भी संख्या आएगी वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार का जो उदाहरण होता है उसे हम इनफाइनाइट सेट का उदाहरण देते हैं, और इस प्रकार का जो उदाहरण होता है उसे हम फाइनाइट सेट है। मतलब कि फाइनाइट सेट में परिमित समुच्चय में आपको एलिमेंट की तत्व दिया रहेगा, आप उसे गिन के बता सकते हो। हाँ, एक मान लीजिए कि एक एलिमेंट, एक सेट है, उसमें 5 एलिमेंट दिया है, 10 एलिमेंट दिया है, तो आप गिन के बता सकते हो। तो वो आपको फाइनाइट बताएगा, हाँ, कि उसमें कुछ ना कुछ मात्रा है। लेकिन इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि अगर आपका कोई सेट दिया है और उसमें आप अवयव जो एलिमेंट है उसके बारे में पता ही नहीं लगा, तो उस तरह के उदाहरण क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट के उदाहरण कहलाते हैं। आगे का जो एग्जांपल है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, वो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल उदाहरण डिस्कस करने जाता हूँ। मान लीजिए लेट कोई सेट दिया हुआ है, उस सेट में लिखा हुआ है कि ए डी एफ जी, और दूसरा कोई सेट दिया हुआ है डी ए एफ जी एफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों सेट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों सेट में ए यहाँ मौजूद है तो ए यहाँ भी मौजूद है, डी यहाँ मौजूद है तो डी यहाँ भी मौजूद है, एफ यहाँ मौजूद है तो एफ भी यहाँ भी मौजूद है, जी यहाँ मौजूद है तो जी यहाँ भी मौजूद है। तो हमें पता चल रहा है कि जो सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद है। तो इस तरह का जो सेट होता है इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4। सेट बी में कितने एलिमेंट है, वो भी 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, वो भी क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता है। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि आपको सेट में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वो बस काउंट करके लिख देना होता है कि सेट ए में और सेट बी में कितने एलिमेंट है। अगर दोनों बराबर है तो इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन दोनों एलिमेंट जरूरी नहीं हो इक्विवेलेंट में बराबर हो। लेकिन इक्वल सेट में दोनों एलिमेंट तभी बराबर होंगे, तभी जाके वो इक्वल सेट कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई सेट दिया हुआ है ए, सी कोई सेट दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि एक कोई नंबर है 1 2 मल्टीपल ऑफ 2 4 6 8 2 4 6 8 कोई नंबर दिया हुआ है। मान लीजिए एक और ले लेते हैं 10, और कोई नंबर एक और सेट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 4 6 8
10 और 12। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेट सी में हर एक एलिमेंट मौजूद है, लेकिन केवल 2 यहाँ मौजूद नहीं है और 12 यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। लेकिन एलिमेंट क्या है, बराबर है। एलिमेंट कितना देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सेट ए का जो सॉरी सी बराबर नहीं है डी के, तो सेट सी में जो भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, कितने तत्व हैं, कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5। तो सेट सी में 5 अवयव हैं। सेट डी में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5। सेट बी में 5 अवयव है। तो हम कह सकते हैं कि सेट सी, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू सेट डी, ठीक है। लेकिन यह सेट सी और सेट डी इक्वल नहीं है। क्योंकि इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि सेट के हर एक एलिमेंट सेट डी में मौजूद नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, सेट सी और सेट डी इक्वल नहीं है। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि कोई सेट ले लिए ए, उसमें लिखा हुआ है पी क्यू आर एस टी, और कोई सेट दूसरा दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है क्यू पी टी और एस। तो सेट ए में जो भी एलिमेंट है सेट बी में मौजूद है, सॉरी एक और लिखाएगा आर। तो सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सेट क्या है, इक्वल सेट है। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, और सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ठीक है। तो यहाँ से आपको उदाहरण समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट दिया हुआ है ए, लिखा हुआ है उसमें 1 2 3, और सेट बी दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 4 5 6। तो सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो 3 है, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, वो भी 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि सेट ए में जितने एलिमेंट है उतना ही सेट बी में है। तो क्या लिख सकते हैं कि सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, बट सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है सी, लिखा हुआ है AEIOU, सेट डी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है PQRST। तो सेट सी में जितने भी एलिमेंट है वो 5 है, और सेट डी में जितने भी एलिमेंट है वो कितने हैं, 5 है। तो हम लिख सकते हैं सेट सी बराबर सेट सी में जितने भी एलिमेंट है वो सेट डी में मौजूद, सेट डी के एलिमेंट के बराबर है, सेट डी के एलिमेंट के बराबर है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि सेट सी इज इक्विवेलेंट टू सेट डी, बट सेट सी इज नॉट इक्वल टू सेट डी। सेट सी इज नॉट इक्वल टू सेट डी। तो हमें पता चल रहा है कि सेट इक्वल सेट में सेट ए या सेट बी, कोई 2 सेट दिया है, दोनों सेट में एलिमेंट की सेम दिया हो, एलिमेंट सेम दिया हो, तो हम क्या कहेंगे, सेट ए और सेट बी बराबर है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। और सेट ए में जितने एलिमेंट है सेट बी में उतने ही एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट भी है। बट लेकिन अगर सेट ए में दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी में दिया हुआ है 4 5 6, अगर दोनों का सेट का एलिमेंट बराबर है और दोनों का सेट का एलिमेंट बराबर है, लेकिन अवयव बराबर नहीं है, एलिमेंट बराबर नहीं है, एलिमेंट की संख्या बराबर है, तो क्या कहलाएगा, वो
इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, लेकिन इक्वल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट इसमें मौजूद, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे कि यह सेट क्या है, इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब आगे के जो इसमें पढ़ना है हमें वो पढ़ना है, हमें जो आगे पढ़ना है अब पढ़ना है हमें सबसेट, प्रॉपर सेट। ठीक है, सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, फिर पढ़ना है पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसको मैं रब करके हटाता हूँ, मिटाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन के साथ समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सबसेट के बारे में, जिसको हम हिंदी में उपसमुच्चय बोलते हैं। दूसरा है सुपर सेट, जिसे हम अधिसमुच्चय बोलते हैं। तीसरा है प्रॉपर सेट, जिसे हम उचित समुच्चय बोलते हैं। चौथा है यूनिवर्सल सेट, जिसे सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। पांचवा है पावर सेट, जिसे घात समुच्चय बोलते हैं। छठा है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, हम इंटरवल निकालेंगे, उसके बारे में पता करेंगे कि किसका इंटरवल कितना है। ठीक है, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। और सातवां है सिंगलटन सेट, एकाकी वस्तु समुच्चय। इस सब को हम अभी लाइन बाय लाइन डिस्कस करते जाएंगे और आप देखते जाइएगा। डेफिनेशन, परिभाषा सब लिख लिख के आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए समझते हैं सबसेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में और प्रॉपर सेट के बारे में। सबसेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में और प्रॉपर सेट के बारे में समझते हैं, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा और एग्जाम्पल को लेते हुए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। डेफिनेशन लिखा हुआ है अ सेट ए, कोई सेट ए इज सेड टू बी सबसेट, is said to be subset of set B if every element of A is an element of B and we write A ऐसे C जो लिखते हैं ना, C ऐसे लिख के उसके नीचे बराबर दे देते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है सबसेट। तो लिखा हुआ है कि हर एक कोई सेट दो दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है और पहला सेट दिया हुआ है, मान लीजिए पहला सेट दिया हुआ है 1 2 3, दूसरा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। सेट ए का हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव 1 2 3 यहाँ भी मौजूद है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, सेट ए सेट बी का सबसेट है। सेट ए सेट बी का सबसेट है। हिंदी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से ए के बराबर है या मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, उदाहरण और लेके मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सेट सी है, उसमें दिया हुआ है ए बी सी, और कोई आपके पास सेट है डी, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, इतना सारा सेट दिया हुआ है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट सी का हर एक एलिमेंट सेट बी में, सेट डी में मौजूद है। सेट सी का हर एक एलिमेंट सेट डी में मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे कि सेट सी जो है सबसेट है सेट डी का। सेट सी जो है सबसेट है सेट डी का। तो हम कैसे लिखेंगे, सेट सी जो है वो सबसेट है सेट डी का। मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना चाहिए। सेट सी का हर एक एलिमेंट सेट डी में मौजूद होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये सेट इस सेट के सबसेट है, उपसमुच्चय है। तब हम यहाँ पे कहेंगे सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है, सबसेट है। सुपर सेट है, सुपर सेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय। सुपर सेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ पी, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ अ ए। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो उसे हम सबसेट कहेंगे। तब हम क्या कहेंगे, सेट बी जो है किसका है, सुपर सेट है सेट ए का। सेट बी जो है सुपर सेट है सेट बी का। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट बी जो है सुपर सेट है किसका, सेट ए का। समझ में आ रहा होगा आपको। पीछे बार बार जाकर देखना पड़ता है कि हाँ वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है, कि धुंधला होने से क्या होता है कि आप लोग को दिखेगा नहीं क्लियर, तो समझ में नहीं आएगा। तीसरा है कि प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट है कि प्रॉपर सेट में क्या कहा जाता है कि उचित समुच्चय। इफ डेफिनेशन है, इफ
ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब होता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, सेट सी का हर एक एलिमेंट सेट डी में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, वो सबसेट है। और सेट ए सेट बी के बराबर आपको नहीं होना चाहिए। सेट ए सॉरी यहाँ पे सेट ए सेट बी के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सेट ए में 3, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 5। तो number of element of set A is not equal to number of element of set B, then we can say that set A is not equal to set B. In the same way, set number of element of set C is not equal to number of element of set D. Number of element, I am saying that number of element जितने भी तत्वों के मात्रा है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 अवयव है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अवयव है। लेकिन सेट सी जो है सेट डी में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। लेकिन सेट सी सेट डी के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, सेट सी सेट डी के बराबर नहीं है। देन ए जो है जो सेट है वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उचित सबसेट कहलाएगा। इन दोनों का मिलाकर परिभाषा हिंदी में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि कोई सेट, 2 सेट दिया हुआ है ए और बी, कोई 2 सेट दिया हुआ है आपका ए और बी, और दोनों क्या है, समुच्चय। दोनों क्या है, समुच्चय है। यदि ए क्या है, सब सेट है, क्या है, उप समुच्चय। क्या है, उप समुच्चय। सेट बी का कोई सेट है, 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए जो है वो उप समुच्चय है सेट बी का, तथा ए क्या है, बी के बराबर नहीं है। ए क्या है, बी के बराबर नहीं है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट तो है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए, number of element of A is not equal to number of element of B, then we can say that set A is not equal to set B. But number of element of set A is present in the set B 1 2 3, then we can say that A is subset of B. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा, बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई 2 सेट दिया हुआ है, कोई 2 सेट दिया हुआ है, और उस दोनों सेट में मान लीजिए आपके पास सेट ए है और सेट दूसरी तरफ आपका सेट बी है। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो उस दोनों को क्या कहेंगे, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। सेट ए क्या है, समुच्चय ए क्या है, उप समुच्चय है सेट बी का। अगली जो है सुपर सेट। अगर सेट ए और सेट बी 2 समुच्चय है, 2 सेट है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए क्या है, सुपर सेट है, प्रॉपर सुपर सेट है। तो सेट बी में जो है सेट ए का हर एक एलिमेंट मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, जो बी जो है सेट बी जो है वो क्या है, सुपर सेट है ए का। प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए बी का। ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए बी का। और ए सेट ए जो है सेट बी के बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने अवयवों की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3, पर यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। भले ही सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, उचित समुच्चय। सेट ए जो है किसका उचित समुच्चय है, सेट बी का। सेट ए जो है सेट बी का उचित समुच्चय है। दोनों देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट मौजूद है, पर सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, अगर हमको लिखना होगा प्रॉपर सबसेट तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सेट ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। अभी उदाहरण बनाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इसका जो एग्जाम्पल है वो कैसे बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इसको मैं देता हूँ, इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको का डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल अभी आपके सामने मैं करके समझाऊंगा।
लेट सेट कोई दिया हुआ है 2 3 5 और सेट बी दिया हुआ है 2 3 5 6 9 10। तो समझिए यहाँ पर लिख लेते हैं, वीडियो मतलब ब्लर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए जो है, सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सेट ए जो भी एलिमेंट मौजूद है सेट ए में वो सेट बी में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब से समुच्चय ए उप समुच्चय है, सेट ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या पता लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज 5। तो ए बराबर नहीं है बी के, ए क्या है बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट जितने भी अवयव सेट ए में है सेट बी में मौजूद होना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं वो उप समुच्चय होगा। अब नंबर जितने भी तत्व एलिमेंट जितने भी अवयव सेट ए में है समुच्चय ए में है उतने ही अवयव सेट बी में मौजूद होगा, तब हम क्या कह सकेंगे कि सेट ए सेट बी के बराबर है। पर यहाँ पर सेट ए में नंबर ऑफ अवयव कितने हैं 1 2 3, और नंबर ऑफ अवयव सेट बी में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6। तो हम बता सकते हैं कि सेट ए सेट बी के बराबर नहीं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट बी में बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह क्या होगा प्रोपर सबसेट होगा, प्रोपर सबसेट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्रोपर सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रोपर सबसेट ऑफ बी। अब हमें क्या निकालना है, इसे हम कहते हैं प्रोपर सबसेट, उचित समुच्चय, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए जो है प्रोपर सबसेट बी का है। अब हमें क्या निकालना है सुपर सबसेट मतलब अधिसमुच्चय निकालेंगे। हम कैसे बताएंगे, देखिए सेट ए क्या है सबसेट है सेट बी का, तब हम जो सेट बी जो है सेट बी क्या है एक अधिसमुच्चय है सेट बी का, सॉरी सेट ए का। सुपर सेट के लिए सेट ए जो है सबसेट है सेट बी का, सेट ए जो है सबसेट है सेट बी का, तब हम कह सकते हैं कि बी सेट जो है वो क्या है एक अधिसमुच्चय, वो क्या है एक सुपर सबसेट है किसका सेट ए का अधिसमुच्चय सुपर सेट है। तो इस तरीके का एक उदाहरण अभी आगे एग्जाम्पल करके आपको समझाऊंगा, तो जाके और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक तत्काल आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ कि मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाए। कोई सेट दिया हुआ है ए जिसमें लिखा हुआ है 1 और 2, और दूसरा कोई सेट दिया हुआ है बी जिसमें लिखा हुआ है 2 3 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है, सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
1 जो है वह बी में नहीं है, बी में नहीं है, और क्या है, 1 जो है बी में नहीं है, लेकिन 1 जो है क्या है, ए में है। 1 क्या है, आपको बी में नहीं दिख रहा है, सेट बी में आपको 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 जो है आपको सेट ए में दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगेन आप कह सकते हैं कि 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, पर 3 किसमें है, बी में है। 3 क्या है, बी में है। फिर हम क्या कह सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए सबसेट नहीं है बी का, एंड बी सबसेट नहीं है ए का। कोई सेट दिया ए, उसमें 1 और 2 दिया, कोई सेट दिया दूसरा बी जिसमें 2, 3, 5 दिया। तो सेट ए सेट बी का सबसेट इसलिए नहीं है क्योंकि 1 जो है वो बी में मौजूद नहीं है। ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू, नॉट बिलोंग्स टू, और ये होता है कि 1 जो है वो ए में है, इसीलिए सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। फिर हम देखेंगे कि 3 जो है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, सेट ए में मौजूद नहीं है, लेकिन 3 जो है सेट बी में मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, बी जो है सबसेट नहीं है ए का। तो सेट ए हम कह सकते हैं कि सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और बी ई ऑल्सो इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। तो आगे का एग्जाम्पल लेके इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरम्स हैं जो सबसेट में इस्तेमाल होते हैं, जो उपयोग होते हैं, सबसेट में उपयोग होते हैं। थ्योरम्स जो इस प्रकार हैं कि पहला थ्योरम ये बोलता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि हर एक वह सेट अपने आप का, जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को अगर शीशा में देखूंगा तो मेरी परछाई शीशा में आएगी, तो मैं मेरा जो परछाई है वो मेरे ही बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो कोई भी सेट होगा 1, 2, 3, ये क्या होगा, अगर कोई दूसरा सेट लेता हूँ ए, वो उसमें भी 1, 2, 3 है, तो ए जो है उसका सबसेट होगा ए का। मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब यही है। दूसरा थ्योरम है कि द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है, खाली। एम्प्टी सेट में क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली। तो हम कोई एक सेट बना दिए 5 जिसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली। ठीक है, अब अगर आप क्या करोगे, आपके पास कोई खाली कुछ सामान, एक बैग है, उसमें रखा हुआ है कॉपी के रखा हुआ है, उसमें मान लीजिए 4 कॉपी रखा हुआ है, और उसमें अगर आप ये वाला 5 वाला उठा कर रख दोगे तो थोड़ा ना थोड़ा तो जगह पहले से तो खाली है ही, और ये थोड़ा सा रख ही दोगे तो और क्या उसमें से खाली कोई चेंज होगा क्या, नहीं, कोई बदलाव नहीं है। जैसे ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप मेरे सामने बोर्ड है, मार्कर है, लाइट है, पेन है, ये सब है। अगर मैं इसमें कोई खाली हवा लेके आ जाऊँ तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा क्या, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए इसमें बोल रहा है कि लेट ए बी एनी सेट, कोई एक सेट है, कोई एक जिसमें लिखा हुआ है 1, 3, 9, 5 बी द एम्प्टी सेट। 5 क्या है, कोई खाली सेट है, इसमें कुछ भी, सेट के अंदर कुछ भी कोई भी अवयव नहीं है, और जो सेट ए है उसमें 3 अवयव दिया हुआ है, 1, 3, 9, 3 अवयव दिया हुआ है। सिंस 5 कंटेन नो एलिमेंट एट ऑल, इसमें मतलब 5 में कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ 5 विच इज नॉट कंटेन्ड इन ए। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट है, इसमें तो कुछ एलिमेंट नहीं है, तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 जो है वो क्या है, सबसेट है ए का। 5 जो है सबसेट है ए का। तो यहाँ पे आप 1, 3, 9 रख लो, इसमें अगर कुछ खाली जगह छोड़ भी दो, खाली जगह रख भी दो, तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका एलिमेंट इसमें कह रहा है कि 5 जो है वो सबसेट है ए का। 5 जो है सबसेट है ए का। सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसको उठाया, यहाँ पे रख दिया,
इसको उठाया, यहाँ पर रख दिया, तो क्या हो गया, एक खाली जगह है यहाँ पर, यहाँ पे अगर खाली जगह रख भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये क्या क्या कह रहा है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब आप आगे एग्जांपल रख के पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जब हम यूनिवर्सल सेट करेंगे तो उसमें एक एम्प्टी सेट आएगा। क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट भी क्या होता है, सबसेट होता है हर एक सेट का, हर एक सेट का। ठीक है, आगे जो है, आगे है यूनिवर्सल सेट, उसमें आपका इसका उपयोग होगा। आगे जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें इसका उपयोग है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में लिखता हूँ, आपको उदाहरण और परिभाषा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए यूनिवर्सल सेट के बारे में समझते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट में का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, जो इसका डेफिनेशन है वो लिखेगा, इफ देयर आर सम सेट अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपन टू बी अ सेट which is superset of each one of the given sets, such a set is known as universal set. For those set we shall denote a universal set by u। का मतलब देखिए समझिए, कह रहा है कि अगर हम कोई सेट लेते हैं, ठीक है, एक सेट, दो सेट, तीन सेट, तीन सेट ले लिए, हमें एक ऐसा सुपर सेट का मतलब क्या होता है कि कोई एक सेट है और बी कोई सेट है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो हम कहेंगे सेट ए इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। देन बी, जो ये बी है वो क्या होगा, क्या होगा, सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बी जो है वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। किसका, ए का। यह क्या कहलाएगा, बी सुपर सेट कहलाएगा। देखिए सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 1 2 3 4 5 6, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है, और जो सेट बी है वो क्या है, सुपर सेट है ए का, सुपर सेट है ए का। तो यहाँ पे उसी का उदाहरण लेते हुए समझिए, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। सेट ए में आपका दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी में क्या दिया हुआ है 2 3 4 5, सेट सी में क्या दिया हुआ है 6 एंड 7। तो अगर हम कोई एक सेट कंसीडर करते हैं जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर जितना सेट में इसमें एलिमेंट दिया हुआ है सबको एक साथ लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, 1 2 3, तो हम क्या कहेंगे, सेट ए एंड सेट यू इज सब, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट यू। क्या कहेंगे, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट यू, देन यू इज सबसेट सुपरसेट ऑफ सेट बी, सेट ए, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन हम क्या कर सकते हैं कि यू जो है सुपर सेट होगा सेट ए का। बी जो है देखिए यहाँ पर बी 2 3 4 5, 2 3 4 5, बी का हर एक एलिमेंट यू में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ यू, बी इज अ सबसेट ऑफ यू। तो हम कह सकते हैं यू क्या होगा, बी का सुपर सेट होगा, बी का सुपर सेट होगा। अब सी जो है का एलिमेंट 6 एंड 7 किस में मौजूद है, यू में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, सी इज अ सबसेट ऑफ यू, देन यू इज द सुपरसेट ऑफ सी। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी का हर एक एलिमेंट क्या मौजूद है, यू में मौजूद है, मतलब यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। तो 1 2 3 4 5 6, सेट ए, सेट बी और सेट सी का हर एक एलिमेंट सेट यू में मौजूद है। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर एक वह सेट अगर हम इसके पर विचार करते हैं तो एक ऐसा सेट हमें बनाना है जिसका ये जो जितना भी सेट दिया हुआ है उसका हर एक एलिमेंट उस सेट में मौजूद होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक
समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ वी कंसिडर द सेट U 1 2 3 4 5 6 7 देन क्लियरली U इज अ सुपरसेट ऑफ ईच गिवन सेट। तो यहाँ पे 1 का A का है, B का है और C का है। तो जब U जो है यूनिवर्सल सेट सुपर सेट हो गया A B C का, देन हम क्या कह सकते हैं कि U क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये जो आपका मात्रा, ये जो आपका नोटेशन है, ये आपका सबसेट का है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। ये जो आपका नोटेशन है, ये है आपका सुपर सेट का, सुपर सेट का, इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे का जो है वो इस पे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे का जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में जो टॉपिक है वो पढ़ना है कि सबसेट ऑफ सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर, सबसेट ऑफ आर ऑफ ऑल रियल नंबर। तो चलिए, लिखा हुआ है सेट, सबसेट लिखा हुआ है, सबसेट ऑफ सेट आर, आर मतलब होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हमें जो सेट दिया हुआ है सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर, तो पहला दिया हुआ है कि n से क्या होता है, नेचुरल नंबर, n से क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट क्या होता है, नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा बोल रहा है कि w जो होता है वो होल नंबर होता है। आपको पता है कि होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 से 7 से शुरू होता है, अप टू इनफाइनाइट चल जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तीसरा है आपका जेड क्या कहलाता है आपका, इंटीजर। आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 0 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्या को क्या कहलाता है आपको, इंटीजर। तो इस प्रकार के जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे जेड प्लस आपका दिखाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस दिखाता है आपका निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सम टाइम क्या होता है, कुछ ऐसा समय आपको कहीं पे आपको आई लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। आगे क्यू क्या कहलाता है कि क्यू x:x, क्यू क्या है, x:x p/q के रूप में, मतलब x क्या है, सॉरी क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। p और q क्या है, जेड क्या होता है, इंटीजर। जेड क्या होता है, इंटीजर माइनस में और प्लस में, दोनों माइनस में और प्लस में। तो यह एक तरह का सेट बता रहा है कि जो q है वो किसका सेट है, वो आपको रेशनल नंबर का सेट है। सम टाइम जो q प्लस आपको दिखाई दे तो आप समझिएगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में बात हो रहा है, और q माइनस दिखाई दे तो आप समझिएगा नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में बात हो रहा है। तो आगे है t, आपको कहीं पे t लिखा हुआ मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि x:x क्या है, एक रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर है, और x क्या है, q नहीं है, q क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, x क्या नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होता है वो आपको √2 √3 √5 ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, 2 + 2 √2 6 - √5 1/√2 1/√3 1/π, पाई का मान होता है 3.14 नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को क्या, नॉन टर्मिनेटिंग लिख देता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर आपको कहीं पे ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इरेशनल
नंबर कहलाता है। तो जब वो इरेशनल नंबर होगा तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर के फॉर्म में। इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर के फॉर्म में पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो रैशनल नंबर का एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं भी आपको ऐसा नोटेशन मिले तो आपको नेचुरल नंबर होता है प्रतिशत संख्या, ये होल नंबर, ये इंटीजर्स, ये आपको देगा रेशनल नंबर और ये देगा आपको इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो आपका है होता है तो इस तरीके से होगा, आपको मिलेगा कहीं पे इरेशनल √2, √3, √5, 2 + √3, 2 - √3, 6 + √5, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/2 + √5। तो इस तरीके का जो एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर होगा। आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये संख्या और ये संख्या के बीच में 2 है, पर ये संख्या और ये संख्या के बीच में 3 है। तो ये क्या है, रिपीट तो हो रहा है लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और रिपीट तो हो रहा है लेकिन इसके बीच में क्या है, डिफरेंस अलग अलग है। डिफरेंस क्या है, अलग अलग। तो इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब ये संख्या तो रिपीट हो रहा है लेकिन इसके बीच में जो डिफरेंस है वो अलग है, इसलिए क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसा होता कि 1 1 1 1 1 तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस सेम है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाएगा आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ये कहलाता है आपको अशांत आवर्ती, और ये आपको कहलाता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी एग्जांपल आपको मिल जाएगा वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर मतलब इंटरवल पढ़ना है, सबसेट का इंटरवल पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे आपका इंटरवल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब पढ़ना है हमें इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, मतलब अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। अब मतलब हमें कहीं भी इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, लेफ्ट और राइट, तो हमें अभी सबसे पहला जो पढ़ना है वह है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब हमें कोई दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, देन हम क्या कह सकते हैं क्लोज इंटरवल के लिए, बंद इंटरवल के लिए, तो ए और बी ये जो आपको दिख रहा है ये क्लोज इंटरवल को दर्शाता है। ये आपको दिख रहा है, ये आपको क्लोज इंटरवल को दिखाता है, बताता है, क्लोज इंटरवल के बारे में जानकारी देता है। जहाँ पे x क्या है, x क्या है, रियल नंबर है, और x देखिए आपको कहीं भी x अगर ये जो दिख रहा है ये लेस देन का साइन है, अगर बराबर दिख जाए तो इसका मतलब वो b भी आएगा, और अगर ये बड़ा का साइन है, अगर ये बराबर दिख जाए तो इसका मतलब a भी आएगा। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर a और b, a क्या है, b से छोटा है, ये नंबर लाइन पर दर्शाने का है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा बड़ा डॉट बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। तो ये जो आप पूरा डॉट आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्या है, क्लोज इंटरवल। पूरा आपको बंद मिल रहा है तो a और b आपको छोटा बना देता हूँ ताकि बराबर दिखे। ठीक है, ये आपको क्लोज इंटरवल बता रहा है कि a और b क्या है, a और b। मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है 2,3, 2,3 तो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। ठीक है, दूसरा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये जो है बिग ब्रैकेट होता है। ठीक है,
ब्रैकेट आपको 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बिग ब्रैकेट, दूसरा होता है मीडियम ब्रैकेट, तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। मतलब बिग ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। मतलब बड़ा सॉरी कोस्ट, मध्यम कोस्ट और ये छोटा कोस्ट। तो ब्रैकेट आपका 3 प्रकार का होता है, बड़ा कोस्ट, मध्य कोस्ट और छोटा कोस्ट। तो यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट दिख रहा है, जो कोस्ट दिख रहा है, वो आपको बड़ा वाला है, यहाँ पे आपको छोटा वाला है। तो ये ब्रैकेट आपका उल्टा लिखा हुआ है। तो एक्स क्या है, आर से रिलेटेड है, मतलब रियल नंबर है, और एक्स क्या है, बी से छोटा और ए से बड़ा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर अगर दर्शाना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे ए और लिखेंगे बी, और दोनों को ऐसे डॉट बना के, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऐसे डॉट बना के छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे डॉट बना के छोड़ देंगे, ऐसे सर्कल बना के छोड़ देंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यह इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बस ए और बी के बीच में जो भी संख्या है वही है। इसमें ए भी, अगर हमको इसमें कोई संख्या दिया हुआ है कि 2 और 3 लिखा हुआ है, तो हमें 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, और 2 और 3 के बीच में जितनी भी संख्या है वो सभी लेना है। लेकिन इसमें क्या है, हमें ए और बी के बीच की संख्याओं को लेना है, ए और बी की बीच की संख्याओं को लेना है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। क्लोज इंटरवल में ए भी लेना होगा, बी भी लेना होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में जो भी संख्या है वो तो लेना ही है, साथ साथ 2 भी लेना है, 3 भी लेना है। यहाँ पे अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 के बीच के जो भी संख्या है उसको लेना है, लेकिन 2 और 3 को नहीं लेना है। आगे आपका है राइट हाफ। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको मिटा कर बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। चलिए हमें पढ़ना है आगे इंटरवल ऑफ। थोड़ा सा वीडियो कट गया था, वीडियो बंद हो गया था, इसलिए फिर से आपको समझाना पड़ रहा है। देखिए लिखा हुआ है इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल में यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और एक्स की जो मान है पी से छोटा होना चाहिए और ए से के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पर दर्शाना चाहेंगे, तो एक्स किस पे है, ए पे क्लोज ब्रैकेट है, तो ए पे हम डॉट लगाएंगे बड़ा वाला ए, और बी पे क्या कराएंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। बी पे क्या करेंगे, ओपन लगाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए पे क्लोज ब्रैकेट और बी पे ओपन ब्रैकेट। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में क्या होता है कि लेफ्ट में यहाँ पे ए पे क्या होता है, ओपन ब्रैकेट, और बी पे क्लोज ब्रैकेट होता है। इसको दर्शाने का नोटेशन ऐसा होता है, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, और एक्स जो है वो बी के छोटा या बराबर है और ए से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ए पे क्या होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट, और बी पे क्या होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट। मतलब बी पे क्या होगा, डॉट आएगा। तो यहाँ पे ए और बी, तो लिखेंगे ए और बी पे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो आगे इस पे रिलेटेड इसका हमें क्या निकालना है, पढ़ना है लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, लेंथ कैसे निकालते हैं, तो अभी हम आपको इसको रब करके हटा के मिटा के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए लेंथ कैसे निकालते हैं, मैंने क्या निकाला है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल,
आपके पास दिया हुआ है ए बी मतलब ये क्लोज ब्रैकेट दोनों ए बी में, ओपन ब्रैकेट ए बी में, ए पर क्लोज ब्रैकेट बी पे ओपन ब्रैकेट और ए पे ओपन ब्रैकेट बी पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर हमको इसका लेंथ निकालना है, जो इसका लेंथ है वो क्या किया जाता है, बी माइनस ए किया जाता है, बी माइनस ए। एग्जाम्पल को लेकर अगर हम समझेंगे, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है -3 -2, तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x जो है वो 3 पर क्लोज ब्रैकेट और -2 पे भी क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे दिख रहा है आपको x बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो x है आपका जो x है -2 पे ओपन ब्रैकेट और 3 पर भी ओपन ब्रैकेट, -2 पे क्लोज ब्रैकेट, 3 पे ओपन ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है आपका 3 से छोटा और -2 पे क्लोज ब्रैकेट, -2, 3 पे क्लोज ब्रैकेट, -2 पे ओपन ब्रैकेट, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, x जो है आपका -3 पे क्लोज ब्रैकेट और -2 पे ओपन ब्रैकेट। तो इस तरीके का जो एग्जांपल है हम बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ में बड़ा कोष्ठ है, तो यहाँ पे दोनों पे क्या आएगा, बराबर और इक्वल, लेस देन और इक्वल। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट है मतलब छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल लेस देन और लेस देन। यहाँ पर -2 पे बड़ा ब्रैकेट है और 3 पे छोटा ब्रैकेट है, तो -2 पे बड़ा और लेस देन और केवल 3 पे केवल लेस देन। -2 पे छोटा है और 3 पे बड़ा है, तो 3 पे बड़ा मतलब बराबर और लेस देन और 2 पे केवल लेस देन। तो इस तरीके का एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका पावर सेट है। पावर सेट का मतलब है घात समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो एग्जांपल है, जो भी एग्जांपल है नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे और आपको समझाएंगे कि इस तरीके का जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें पढ़ना है पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या कहता है, घात समुच्चय। क्या कहता है, घात समुच्चय। डेफिनेशन क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ए। इफ एन ए मतलब एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, कितने अवयव है, तो उसे हम क्या दर्शाएंगे, उस सेट के जितने भी अवयव है उसको 2 की पावर m में जब है। मान लीजिए एक सेट में 5 अवयव है तो 2 की पावर 5 दर्शाएंगे। अगर एक सेट में 2 अवयव है तो 2 की पावर 2। अगर एक सेट में 1 अवयव है तो 2 की पावर 1, तो 2। तो समुच्चय एक के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित करते हैं। पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें एक समुच्चय होता है। एग्जाम्पल है, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एक सेट है जिसमें दिया हुआ है केवल 4 दिया हुआ है, तो इससे पहले पढ़े थे कि 5 जो होता है वो क्या होता है, एक सबसेट होता है, किसी सेट का। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेट है जो कितना पावर सेट है उसमें क्या करते हैं, उसमें 5 आएगा और ये आएगा 4। तो हेयर एन के पास कितना है, सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, 1। सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, 1। तो हमें जब उसका पावर लिखना होगा तो 2 की पावर 1। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1, तो 2 की पावर 1। तो आपको कितने जो सेट बनेगा, पावर सेट होगा, उसमें आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2। एक ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं। एक और एग्जाम्पल हम लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास कोई दिया है राइट डाउन ऑल पॉसिबल
सबसेट ऑफ ए, सबसेट ए में कितना क्या दिया हुआ है, 2 और 3, 2 और 3। तो आपको पता है कि सेट जो है हम लिखेंगे, जो सेट लिखेंगे उसमें कौन कौन सा पॉसिबल आएगा, एक तो 5 आएगा ही, 5 तो आएगा ही, दूसरा 2 आएगा, तीसरा 3 आएगा, चौथा 2,3 आएगा। अभी देखेंगे सेट ए में कितने अवयव हैं, 2, 1 और 2 अवयव हैं। तो पावर जब सेट का पावर निकालना होगा, पावर सेट निकालना होगा तो पी ए क्या डालना होगा, 2 की पावर 2, तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 आपको देगा 4। तो देखिए आपको 1 2 3 4 आपको सेट मिलेगा। तो आपको जो भी पावर सेट मिलेगा उसको आप कैसे लिखेंगे, एक तो 5 आएगा आपका, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 2,3 आएगा। तो ये आपका पावर सेट, सबसेट पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल जो भी आया है वो आपको घात समुच्चय में आता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 5 7 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 तो आएगा ही, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। फिर देखिएगा ध्यान से, 3,5 आएगा, फिर 5,7 आएगा, फिर 3,7 आएगा, 3,7 आएगा। तो आपका जो सेट में कितने एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3। लेकिन जब पावर सेट आप लिखिएगा तो उसमें कितने एलिमेंट होगा, देखिएगा पावर सेट का एलिमेंट निकालिएगा तो क्या होगा, 2 की पावर 3, मतलब कितने होंगे, 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा 5 3 5 7, फिर आएगा आपका 3,5, फिर आपका आएगा 5,7, फिर आएगा एक और आएगा यहाँ पे 3 5 और 7, यहाँ पे आएगा 3,7 और एक और आएगा 3 5 7। देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे आपको 8 मिल रहा है, आपको 8 आपको एलिमेंट, आपको 8 तत्व आपको पावर सेट में आपको दिखेगा और मिलेगा हर एक। देखिए इसको क्या करना होता है कि 5 सेट तो आपको पता ही है कि इसमें लिखेगा, ऐड आएगा 5 के साथ हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखना है। फिर जो बच गया इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ यहाँ पे लिख दिया। फिर ये जो बचा है आपस में ये बच गया। तो हमें सेट ए में पता है कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। हमें सेट ए का पावर निकालना है कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर 3, तो 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट कैसे होगा, देखिएगा 5 3 5 7 3 5 5 7 3 7 एंड 3 5 7। तो ये आपका पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल पूरा करके समझाऊंगा और आपको जो भी इससे रिलेटेड आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डाउट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको 7508443431 7500877771, ये 2 आपका व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं। आपको डाउट मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको डाउट आपके पास सॉल्व करके पहुंच जाएगा। अगर इस अभी तक के टॉपिक में आपको कोई भी समस्या आता है तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जितना हो सके प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, हम अपने जो भी कॉन्सेप्ट जो बच्चों को समझा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़
लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें अपने कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, इस पर भी आप अपना व्हाट्सएप कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप हमें भेज सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और कहना था कि हमारा जो आनंद क्लासेस ऐप आनंद क्लासेस पकड़ी दयाल ऐप है, उस पर आप करंट अफेयर का आप अपना तैयारी कर सकते हैं, जो कि आने वाले एसएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी और करंट अफेयर तो हर एक में पूछा जाता है, तो आप अपना तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप जितना ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट रखिएगा, उतना ही ज़्यादा आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है, देखिए वो बदलता रहता है। हिस्ट्री आपका जीके और जीएस बदलता नहीं है, हिस्ट्री आपका बदलेगा नहीं, जीके जनरल नॉलेज आपका बदलेगा नहीं, मतलब जो पहले से लिखा हुआ है वो नहीं बदलेगा। लेकिन आने वाले दिन में, हर एक दिन में क्या क्या बदल रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए, वो हमें हमारे सवाल, हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें पूछ सकते हैं। तो आनंद क्लासेस ऐप पे आप अपना एसएससी, सीजीएल या फिर जो भी हो गया, बीपीएससी, यूपीएससी, उससे रिलेटेड करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। आपको कहाँ मिलेगा? आनंद क्लासेस कहाँ पे अवेलेबल है? ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आपको इस पे अप टू डेट करंट अफेयर मिलेगा, डेली का डेली, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छी नई रास्ता दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम। जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें, दूसरों को खुद स्वस्थ रखें, अपने आप भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रहने में हेल्प करें। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।